नमस्कार साथियों। कल जो हम लोगों की चर्चा चल रही थी, तो किसी तकनीकी कारण से वो चर्चा अधूरी रह गई थी, तो उसी चर्चा को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल की जो चर्चा हुई थी उसमें बाबा जी ने अपनी बात रखी, मैंने रखी, कुछ साथियों ने अपनी बात रखी थी। बाकी अधिकांशतः साथियों की जो बात है वो रह गई थी। तो इसलिए हमने दोबारा इस चर्चा को रखा कि जिनके सुझाव हैं, जिनकी बात रह गई है वह भी आ जाए। कल की चर्चा में हम लोगों ने जो कुछ मुख्य बातें रखी थी, उन मुख्य बातों में से मैं केवल और केवल बिंदु बताऊंगा, उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैंने 4-5 बातें बताई थी कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान सभा की आवश्यकता पर जब हम विचार कर रहे थे, तो हमने एक चीज ये देखा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके बीच में जो टकराव होता है, उस टकराव को रोकने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। दूसरा है, जैसे हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये अपना वेतन भत्ता स्वयं तय कर लेते हैं। इसके लिए जो है एक संविधान सभा की आवश्यकता है। तीसरा है कि जिसको हमने कानून बनाने का अधिकार दिया, उसी को हम लोग अगर संविधान संशोधन के अधिकार देते हैं, तो शक्ति का केंद्रीयकरण होता है और इसके दुरुपयोग होने के जो है चांसेस बहुत रहते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने संविधान सभा के विषय में कहा, संविधान सभा जो है लोकपाल समिति का भी गठन करेगी, जिससे कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जा सके। वर्तमान में ये जो है भ्रष्टाचार का जो आरोप है, वो जांच एजेंसियों पर लगता है, चाहे हमारा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या फिर जो और एजेंसियां हैं सरकारी नियंत्रण में, उस पर आरोप लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे गांव है, परिवार है, समाज है, उनके बीच में समन्वय कैसे बने, संतुलन कैसे बने, ये 5 बातें रखी थी। ये 5 मैंने केवल बिंदु आप लोगों के सामने रख दिए हैं। मैं चर्चा को रिपीट नहीं करूंगा। और मैं एक बात और आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आखिर संशोधनों की का मार्ग क्या हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो है वो निराशावादी भी हो जाते हैं कि ये एक बड़ा कार्य है, किस प्रकार से होगा। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, तो 3-4 मार्ग हैं, हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। तो आज की जो चर्चा है उसमें हमारे जो मार्गदर्शक हैं, बाबा जी जो हैं, वो इस विषय को रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा कि बाबा जी जो है संविधान सभा की आवश्यकता, उसकी कार्यप्रणाली, और जो हम लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठ रहे हैं, विचारकों की एक टीम किस प्रकार से तैयार हो, कैसे विचारक जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसे संगठन या समूह अपने साथ जोड़ करके स्वतंत्र विचार क्षमता को समाप्त कर देते हैं। तो हमारा जो संविधान सभा का जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, इसका प्रारूप कैसा होगा, कार्यप्रणाली कैसी होगी, इस पे बाबा जी जो है हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आज कई सारे साथियों की बात आनी है, तो इसलिए मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। कल लगभग लगभग विषय हम लोगों ने रख दिया है। मैं बाबा जी से चाहूंगा कि बाबा जी जो है आगे के कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करें। कि संविधान सभा की आवश्यकता, ये मुख्य विषय आप लोगों ने रखा है। संविधान सभा के हम दो तरह की आवश्यकताओं को विचार करेंगे। 36 एक, हम लोग जो संविधान सभा बना रहे हैं, और दूसरा संविधान कि हम बना लोग रहे हैं। एक अब पूछिए सरकारी मेरा क्या संविधान सभा तकलीफ की है। अपेक्षा करते हैं। इन दोनों की क्यों जरूरत है? एक संविधान सभा होनी चाहिए सरकारी, यह तो आवश्यकता आपको अभी ब्रजेश जी ने भी बताई, और मैं भी उसको समझता हूं कि शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। और खासकर संविधान के अंतर्गत जब तंत्र कार्य करता है, तंत्र मतलब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों को मिलाकर हम तंत्र कहते हैं। तो ये तीनों ही संविधान को फॉलो करते हैं। संविधान आदेश देता है और ये तीनों उसको, उसका क्रियान्वयन करते हैं। तीनों ही संविधान से हटकर कुछ भी
करने का अधिकार नहीं है तीनों को। तो जब ये तीनों संविधान के अनुसार कार्य करने को बाध्य हैं, तो वही संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि संविधान आदेशदाता है। संविधान तो इन तीनों की सीमाएं निर्धारित करता है। ये तीनों ही अपनी सीमा नहीं तोड़ सकते। ये सीमाएं बनाने का काम कौन करता है? तो संविधान। और आप ही को अधिकार दे दिया गया कि आप अपनी सीमा बना लें, तो फिर तो असीम हो गया सब आपका। ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि जिसके हाथ में कार्यपालिक अधिकार हैं, विधायी अधिकार हैं, उसे ही संविधान संशोधन का या परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। एकदम सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह गलत है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे आपको 5 बातें ब्रजेश जी ने बताई, एक छठवीं भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि अगर कोई राइट टू रिकॉल का कोई प्रस्ताव आता है तो संविधान सभा उस पर विचार कर सकती है। जोड़ सकते हैं, जरूरत हो जोड़ सकते हैं, नहीं जरूरत हो नहीं जोड़ेंगे, चलिए जो भी होगा। लेकिन यह बात अंतिम रूप से प्रैक्टिकल है कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो तंत्र के हस्तक्षेप से मुक्त हो। एक बात मैंने और कल बताई थी आपको कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा को जब भंग किया तो संविधान सभा के सारे अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए थे। लेकिन सन 71 में राष्ट्रपति के अधिकार छीन लिए गए। तो जब राष्ट्रपति के भी अधिकार छीन लिए गए तो सारे अधिकारी एक जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि लोकतंत्र में तो सबके अधिकार अलग अलग थे। न्यायपालिका के अलग थे, कार्यपालिका के अलग थे, विधायिका के अलग थे। तो इन लोगों ने घपला करके सारे अधिकार इकट्ठे कर लिए। न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए गए 51 में और राष्ट्रपति के अधिकार छीने गए 71 में। और उसके बाद न्यायपालिका ने सबके अधिकार छीनकर अपने पास कर लिए 73 में। और फिर न्यायपालिका अपने अधिकार बढ़ाते चली गई। तो संविधान को कौन गुलाम बनाकर रखे, यह लड़ाई हमेशा न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच चल रही है। और इस लड़ाई में वर्तमान समय में न्यायपालिका तानाशाह बनी हुई है। यद्यपि अभी 15 दिन पहले कुछ थोड़ा सा झटका लगा है न्यायपालिका को, ये अलग बात है। यह तो एक बात है, ये विस्तार से कल इस पर चर्चा हुई है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न साथ में और है ज्वलंत कि संविधान सभा जो बनेगी, माननीय संविधान सभा, हम काहे को अभी बना रहे हैं? तो दो बातें इसमें साफ हो रही हैं। हमें एक संविधान सभा बनाना चाहिए। इसलिए बनाना चाहिए कि अगर अभी तुरंत सरकार ने एक संविधान सभा के लिए चुनाव करा दिया तो सब वही लोग चुनकर आ जाएंगे जो संविधान के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं, वही लोग आ जाएंगे।
तो ये एक बड़ी भारी कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो हम लोग एक प्रकार से संविधान सभा को मजबूत करके धीरे धीरे और एक सामने विकल्प के रूप में रखेंगे। ये एक इसका आधार है। और दूसरा कारण और है कि अगर अभी संविधान संशोधन का अधिकार हम लोगों को दे दिया जाए तो हम लोगों की किसकी ट्रेनिंग है, संविधान के बारे में क्या जानते हैं? अच्छे अच्छे लोग भी संविधान और कानून का अंतर नहीं बता पाते हैं। अच्छे अच्छे लोग। लॉ कॉलेज में मैं गया था भाषण देने, दिल्ली। वहां मैंने पूछ दिया लॉ कॉलेज में कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है, दोनों के अधिकारों का क्या फर्क है। बता ही नहीं पाए। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, राम बहादुर राय और मैं तीनों एक मंच पर बहस में बैठे हुए थे। अब मैंने पूछा कि ऐसा बताइए कि संविधान की डिफिनीशन क्या है। नहीं बता पाए। तो ये सारी जो कमियां हैं, अगर कुछ बदलाव हो भी जाए तो फिर जस का तस वही बन जाएगा। आपको एक याद दिला दें कि एक संविधान सभा बनाई गई थी सरकारी, शायद 2000 के आसपास में। और उसमें हमारे अच्छे अच्छे परिचित लोग थे। सुभाष कश्यप भी उसमें थे और भी लोग थे परिचित। उन लोगों ने हमसे कहा कि हमें संविधान जो का प्रारूप बनाने को दिया गया है उसको इस प्रकार नहीं दिया गया है जैसा आप सोच रहे हैं। हमसे तो ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार अधिक शक्तिशाली कैसे होगी, क्या बदलाव किया जाए। हम लोग कह रहे थे विकेंद्रीकरण, वो कह रहे थे केंद्रीयकरण। संविधान सभा बनाने वालों का यह उद्देश्य था उस समय। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब संविधान सभा, पता नहीं अभी सरकार 5 साल 10 साल 20 साल कब बनेगी, क्या होगा, कोई चीज कोई साफ साफ घोषित तो अभी किया नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग संविधान की जानकारी तो खुद से रखें, अपने लोग। तो ऐसे हम लोग एक संविधान सभा बना लें, 100 200 लोगों की या 500 लोगों की, जो भी होगा, कि लोग संविधान पर कुछ सीखना बोलना सीख जाए। जो ये हम लोगों की सोच है। अब इस जो सभा हम लोग बना रहे हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी? तो कार्य प्रणाली हम लोगों ने क्लियर की है। वर्ष में 4 बैठकें होंगी। हर 3 महीने में एक बार संविधान सभा पर चर्चा होगी। संविधान सभा पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। भारतीय संविधान या दुनिया के संविधानों को मिलाकर एक चर्चा आयोजित करेंगे हम लोग हर 3 महीने में, संविधान सभा के लोगों की। एक बात तो ये हो गई। साल में एक बार जहां वार्षिक सम्मेलन होगा वहां प्रत्यक्ष बैठ करके चर्चा होगी संविधान पर। यह चर्चा भी उसमें रहेगी। इस तरह 3 हम लोग जूम पर चर्चा कर लेंगे और एक प्रत्यक्ष भी चर्चा कर सकते हैं। ये
फिर संविधान सभा की कार्य प्रणाली, कौन अध्यक्षता करेगा, कौन कैसे बोलेगा, क्या उसका अनुशासन कैसा होगा, ये सब थोड़ा दिन में, या तो हम लोग फरवरी में जब बैठेंगे रामानुजगंज, तब इसकी कार्य प्रणाली पर तय कर सकते हैं, या उसके बाद थोड़े से और अपने सदस्य ज्यादा हो जाए। अभी तक ज्ञानेंद्र जी ने शायद 50 नाम हमको बता रहे थे कि 50 नाम अभी हुए हैं, और धीरे धीरे 1-2 महीने में बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, प्रगति अपने हिसाब से ठीक है। ये थोड़ा और संख्या बढ़ जाए, तब बैठ करके हम लोग इसकी कार्य प्रणाली सोचें, क्योंकि संविधान सभा एक पूरी तरह स्वतंत्र इकाई होगी। उसकी कार्य प्रणाली, उसका अनुशासन सब स्वतंत्र होगा। कोई अन्य संस्था उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो वो अपना अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय करेंगे। ये बात अब तक सोची गई है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में कुछ बताया है, और आगे अब आप चर्चा करिएगा जिस विषय पर भी। संविधान पर भी चर्चा कर सकते हैं, संविधान की आवश्यकता पर भी कर सकते हैं, हम लोगों की संविधान सभा की आवश्यकता पर भी कर सकते हैं, और कार्य प्रणाली पर भी कर सकते हैं। जैसी चर्चा आप उचित समझेंगे, अब आगे बढ़ाइएगा। जी। ये अब आगे बढ़िए। तो एक तो संविधान सभा के उद्देश्य पर हमारी चर्चा हुई, और दूसरा ये बात आई सामने कि संविधान सभा में जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, वैचारिक क्षमता बढ़े, उनका चिंतन बढ़े, क्योंकि ये विषय बहुत जटिल है और अच्छे अच्छे न्यायविद भी दिखाई देंगे आपको, वकील भी दिखाई देंगे। कानून के तो अच्छे जानकार होते हैं, लेकिन जब बात आती है संविधान की, तो या तो वो उसी पुरानी व्यवस्था को चलाने के पक्षधर हैं जो चली आ रही है, नई व्यवस्था पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसमें उनका स्वार्थ भी हो सकता है और दूसरा अज्ञानता भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी संभव है। तो हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि एक नई संविधान सभा बने, और इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे विचार से तो सभी लोग जो हैं, सभी की बौद्धिक क्षमता ठीक है, इंटेलेक्चुअल हैं, विचार मंथन चिंतन की क्षमता है। तो हम लोग अवश्य ही कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। मैं अपने बाकी के साथियों से भी चाहूंगा कि वो भी इस विषय पर अपने सुझाव रखें, अपनी बात रखें। कल बहुत सारे साथी बात रखना चाह रहे थे, ज्ञानेंद्र जी की बात भी कल जो है वो बीच में रह गई थी, श्रीकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। तो बाकी के जो साथी हैं वो अपना सुझाव दें, इसको किस तरह से बढ़ाया जाए। ज्ञानेंद्र जी या और कोई साथी बताएं। एक बात मैं और कह दूं जी बाबा जी। कि जो संविधान सभा की कार्य प्रणाली तो आप लोग तय करेंगे आगे बैठ करके। अब तक के लिए जब भी संविधान सभा के लोग बैठेंगे, तो जो लोग बैठेंगे जूम पर या प्रत्यक्ष, वे लोग बैठ करके उस सभा के लिए किसी को अध्यक्ष चुन लेंगे। मतलब हम लोग जी। कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। जी। अध्यक्षता केवल औपचारिक ही रहेगी और उस बैठक के लिए रहेगी। उस बैठक के बाद उसकी अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह हमें हर हर बैठक में, जैसा ग्राम सभाओं में होता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ग्राम सभाओं में तो यही होता है कि जितने लोग इकट्ठे होते हैं उनमें से कोई एक अध्यक्ष बना दिया जाता है उन्हीं में से। उसी तरह भी चलने देंगे, फिर आगे जैसा आप लोग तय करेंगे वो करिएगा। जी बाबा जी। और साथी बताएं, या ज्ञानेंद्र जी इस विषय पर आप कुछ विस्तार देना चाहें तो फिर चर्चा आगे बढ़ेगी, या फिर अन्य साथियों के भी सुझाव जो है वो आमंत्रित हैं। अन्य साथियों के भाई साहब सुझाव पहले ले लीजिए, हम फिर जी चर्चा करेंगे। जी जी जी, ठीक है। कल बाकी के साथी बताएं। कल कई साथी बोलना चाह रहे थे और समय हम नहीं दे पाए थे, जिसमें अपने जी
क्या नाम है, दिलीप जी भाई साहब हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, और कबीरा बाबा चाबी वाला हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। और भी कई साथी कल नहीं बात रख पाए थे, अगर वो बात रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं बोलूं भैया जी कुछ? जी बताइए आदरणीय। आ, बाबा ने जो कहा, इसमें मुझे एक चीज की आवश्यकता समझ में आई कि जो संविधान सभा की बैठक होगी उसको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए एक संरक्षक समिति जरूर होना चाहिए। जो संविधान सभा के सक्रिय सदस्य हैं उनको अनुशासन में रखने के लिए निर्देशित करते रहें, ऐसा मेरा मुझे समझ में आया है कि ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज, पहले हमें अपने संविधान का क्या है, नहीं उसमें कोई क्या बात कमियां हैं, नहीं, उस पर कोई भी बात नहीं है एकदम। नहीं सीरियसली, आप ऐसे कुछ भी नहीं, खाली मंगा लिए। उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम वर्तमान संविधान को जान लें, उसके एक एक आर्टिकल, एक एक लाइन पर पहले तो हम उसको समझने की कोशिश कर लें, और जब उसको समझ लें उसके बाद फिर हम जो संविधान बनाना चाहते हैं एक एक करके, क्योंकि जब तक हम अपने वर्तमान के संविधान को ही नहीं समझेंगे तो आगे की नियमावली हम कैसे बना। तो वो चीज, क्योंकि समाज को समझना, प्रकृति को समझना और व्यक्ति को समझना, तीन चीजों के बीच में संतुलन बना करके ही नियम बनाए जा सकते हैं जो सर्व हितकारी होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तीसरी बात है कि हम लोग जब इसमें डिस्कशन करके परिपक्व हो जाएं कि भाई कोई भी नियम हमारा सही है या गलत है, किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तर्क के द्वारा, सभी के संवाद के द्वारा, चर्चा में, तो फिर हम बेहतर क्या हो सकता है, जो आदर्श ना हो व्यवहारिक हो। क्योंकि आदर्शवाद तो बहुत देख लिया, आदर्शवाद काम नहीं आता है, इसलिए हम आदर्श पर न जाकर के व्यवहारिक पर जाए। अभी के लिए मेरा इतना ही विचार है, बाद बाकी आगे और साथी रखेंगे। धन्यवाद। जी ठीक है देखिए, आदरणीय। एक बात मैं बता दूं माता प्रसाद जी, हम लोग अभी संरक्षक सभा बनाए, इससे अच्छा ये है कि हम लोग संख्या 100 के आसपास हो जाने दें। तब अगर हम लोग कोई इस तरह की कुछ बनाएंगे जी तो जी शायद ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी हम लोग बैठ करके थोड़े से लोग अगर कोई इस तरह की कमेटी बना लेंगे तो वो जी कमेटी बाबा। आगे चल करके वो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि किसी को एक बार घोषित कर देने के बाद फिर उसको हटाना, बदलना, बड़ी दिक्कत पैदा होती है नियम कानून बनाने में। इसलिए मैं सोच रहा था कि 2-4 महीने अभी हम लोग चला लें और उसके बाद फिर कुछ बनावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बाबा, मेरा तो यही था कि भाई अनुशासन में हम सब लोग चले, फिर हमें स्वयं में अनुशासित होकर के चलना होगा। अभी ये अभी ये रुक बात जाए। हमें खुद में तय करनी होगी। ठीक है, और आप बताइए। और सब लोग बताइए, अभी तो सब कोई कुछ बताया ही नहीं। बताओ कुछ, पंकज अगर कुछ बताना हो। बाबा जी, मुझे लगता है कबीरा बाबा कुछ कहना चाहते हैं, लेटर शायद बहुत उनके हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम बताइए। है। बट उसके लिए अपने को कबीरा बाबा का नेटवर्क सही नहीं है, कोई और साथी बताएं। नहीं, यही समझ में आता कि इसको उठाना किसने को पहले वाले में तो रहता था कि रेड ब्लू पंकज रेड। भैया, हेलो। हाँ हेलो।
हाँ बताएं जी भैया, भैया। आपकी बस आवाज आ ज्यादा नहीं, रही मैं है। एक छोटी सी बात बस बोलूंगा। ये जो आज जो कल व्हाट्सएप में जो इतना मैटर हुआ ना, इतना मैटर होना नहीं चाहिए था। और इसमें एक ही गलती हुई है कि आपने जो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नाम लिखा, जब ये बात क्लियर थी कि हर हफ्ते का या हर मीटिंग का एक अलग अध्यक्ष बनेगा, तो उसमें उपाध्यक्ष शब्द लगाना नहीं था, या तो संरक्षक शब्द लगाना था या कुछ भी नहीं लगाना था। बस इतना ही अपने को सुधार करना चाहिए, तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। क्या है कि आप जो उपाध्यक्ष शब्द लगाए, उससे उनके मन में यह आया कि बताइए ये तो गलत हो रहा है दिशा। तो उसके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि सब लोग तो उसमें एक में है, सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष तो हर एक एक मीटिंग का ही होना है। और ये जो बातें जो इतनी बढ़ी, ये ठीक हुई नहीं। मैंने पूछा था, मैंने बोला मंगवा देती हूँ। ठीक है जी, बस अभी इतना ही बोलना था मेरे को। जी ठीक है भैया। जी जी। आगे के साथी बताएं। पंकज को तो और संविधान पर बताना था ना कुछ। चलो आगे बताएगा। हाँ, आगे आगे करूंगा। हाँ जी। क्योंकि पंकज का संविधान विषय है ना। हाँ। एकदम भूख नहीं है। वकालत पास किया है तो इस पूरा पढ़ा हुआ है संविधान। मैं यहाँ मंगा दूँ। नहीं, अगर लगेगा तो। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वहां जाना है मीटिंग में पहले। और बताइए। एक निवेदन जी। जी प्रणाम आदरणीय बजरंग मुनि जी। जी मैं बताइए आदरणीय। एक दो व्यवस्था के। हेलो, क्या जी आवाज आ रही बताइए। मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइए। एक तो एक तो ये ब्रजेश जी की जो साथी बात न कर रहे हो वो अपना माइक बंद कर लें, ताकि आवाजें जो है क्रैश न करें एक दूसरे को। और दूसरा विषय ये था कि जो मुद्दा रखा जाए, जैसे आज का जो विषय है, जो विषय केंद्रित चर्चा हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, विचार व्यक्त करने में तो वक्ता अपनी अपनी रुचि का बहुत विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो जिस दिन की जो बैठक हो उसके मूल विषय पर केंद्रित होकर चर्चा करें तो अधिक उचित रहेगा। मैं बाद में थोड़े अपनी बात रखूंगा, अभी मैं खुद ही अलग अलग दिशाओं में सोच रहा हूँ तो गड़बड़ होगा। इसलिए एक बार ज्ञानेंद्र जी या कोई साथी विषय प्रवेश करा दे कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द ही चर्चा होनी चाहिए, फिर बाद में जो दूसरे साथी बोलें वो ठीक रहेगा। जी धन्यवाद आदरणीय। ज्ञानेंद्र जी, मुझे लगता है कि सुबह हम लोगों की जो चर्चा हुई थी, वो बात अगर आती है तो फिर उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, या उसके अनुसार सुझाव लिया जा सकता है। ठीक भाई साहब, चर्चा जी। आपसे तो हुई ही थी विस्तार से। जी। अपने बीच में विनय भाई साहब हैं सहारनपुर से, आप कुछ विषय रखें। मोहन बाबू हैं, मुकेश जी हैं दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अपने साथी बड़े ऊर्जावान साथी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप मुकेश जी कुछ विषय रखें। मुकेश जी आपका माइक बंद है, प्लीज माइक ऑन कर लें। ज्ञानेंद्र जी, आप जो है अपनी बात रख दीजिए, अगर कोई नहीं रख रहा है तो, ठीक है भाई साहब, ठीक है ताकि भाई हम लोग जो है उसके हिसाब से फिर सबका विचार ले लें कि जो चर्चा साहब। हुई थी हमारी सुबह, उस पर एक विचार आ जाएगा सबका ना। ठीक। आज वास्तव में कल कुछ चर्चा हम लोगों की ऐसी रही कि कुछ तकनीकी कमियों की वजह से, तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से बहुत ज्यादा स्पष्ट बात नहीं हो पाई हम सभी लोगों की। और जैसा कुछ बातें आई, बड़ी सार्थक बात, बड़ी मतलब महत्वपूर्ण चर्चा कबीरा बाबा चाभी वाले ने भी ग्रुप में शेयर किया, और दिलीप मृदुल जी भाई साहब ने भी चर्चा शुरू की कि हम लोग संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो कम से कम संविधान विषय पर भी
एक स्पष्टीकरण हो जाए कि संविधान क्या है, कैसे है। इस बात पर मेरा ये कहना है कि हम लोग कम से कम यह बात तो पहले से समझ लें कि क्या हम संविधान पर चर्चा करने जा रहे हैं या किसी अन्य बिंदु पर। यदि हम व्यवस्था का सूत्र प्रतिपादित करने जा रहे हैं, हम व्यवस्था के लिए एक बेहतर समाज की कल्पना कर रहे हैं, व्यवस्था के लिए एक बेहतर मॉडल बनना चाह रहे हैं, तो हमारी कुल कितनी गंभीरता उस विषय को लेकर है या उस विषय की हम में कितनी समझ है। समझ तो एक बात यह है कि वह हम अर्जित कर लेंगे अपने परिश्रम से, अपने समझ से, अपनी लगन से, अपनी बौद्धिक क्षमता से। हम वह विषय के प्रति जो विशेषज्ञता होनी चाहिए, हम सब लोग आपस में चर्चा करेंगे तो विषय तो स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि क्या उस विषय पर हम चर्चा करने के लायक अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। यही बात समझने के लिए, यही बात कहने के लिए, यही बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक बात यह चर्चा का विषय रखा गया कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों। एक बात यह आई थी, कल भी मैंने ये बात कही थी मीटिंग में, कि जो आप क्या कहते हैं कि हम शुरुआत में हमने कहा कि संविधान सभा जिस समय 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बना करके दे दिया और वह संविधान सभा डिसॉल्व करके संविधान सभा के सभी पावर राष्ट्रपति के अंदर निहित, राष्ट्रपति को डेलीगेट कर दिए गए कि आज से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी संविधान संशोधन मान लिया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक हम उसको संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या इतनी बड़ी देश की जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजी है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो राष्ट्रपति उसको सुपरसीज कर सकता है कि नहीं। इस बात पर मुनि जी का एक तथ्य यह भी आता है, मुनि जी यह बात कहते हैं जिस पर राकेश जी भाई साहब हैं हमारे बीच में, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के लिए काम करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी समझ है उनकी। हम सब लोगों ने बैठकर उन सारे संविधान संशोधनों पर गहराई से विचार किया और समझने का प्रयास किया कि 1971 का वह संविधान संशोधन जिस पर अधिकांशतः लोग चर्चा करने से बचते हैं या चर्चा की नहीं जाती या उसकी समीक्षा इस प्रकार से की जाती है कि वह सिर्फ लेट लतीफी से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को समाप्त करके उसमें सिर्फ यह कह दिया कि जो अनंत काल तक रोकने की क्षमता थी वह समाप्त कर दी जाए और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को महत्व ना दिया जाए। यह बात जो है जोड़ दी गई 1971 में संविधान संशोधन करके। यह बात हम जब समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने जिनको हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजा है, क्या वह वास्तव में प्रतिनिधि हैं अथवा तंत्र के एक अंग के रूप में हमने भेजा है। अगर तंत्र का एक हिस्सा हमने चुन करके भेजा है तब उस तंत्र के पास किसी भी तरीके से संविधान संशोधन में हस्तक्षेप करने का या संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमने वास्तव में प्रतिनिधि भेजा है जिससे कि जिसके पास हमारा एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करते हुए कई बार कह देते हैं कि वो हमारा कस्टोडियन जैसा है, हमारा मैनेजर नहीं हमारा कस्टोडियन है, तब उस दशा में तो यह बात सही दिखती है कि वास्तव में संविधान संशोधन का एक कहीं ना कहीं उसके पास नैतिक बल है कि वह संविधान संशोधन कर सके। लेकिन बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिस तंत्र को संचालित करने की जिम्मेदारी, जिस तंत्र को संचालित कैसे हो इस बात की जिम्मेदारी संविधान पर, जिस संविधान पर है,
उसको संशोधित करने का अधिकार कैसे उस तंत्र के पास आ गया? यह ठीक वैसे ही है जैसे हमने एक दुकान खोली, दुकान पर हमने एक आदमी बैठा दिया और उसके पास यह अधिकार दे दिया कि वह अपनी मर्जी से अपना वेतन तय कर सके, अपनी मर्जी से अपने अधिकारों को उस दुकान में क्या सामान बेचना है, किस मूल्य पर बेचना है, कितना मुनाफा लेकर बेचना है, सारा कुछ अधिकार उसके पास दे दिया। सिर्फ इतना ही अधिकार मान के चलिए उसके पास और जाना है कि वह मालिक का अंदर घुसना प्रतिबंधित कर सके। यही इतना उसके पास नहीं है। 5 साल में उसको वोट कराना पड़ता है। वह भी एक तंत्र को जिंदा रखने का एक ये है कि लोगों को अगर भान ये होता रहेगा कि हाँ यह संवैधानिक व्यवस्था हमारे हमारे सहयोग से चल रही है तभी चल पाएगी, अन्यथा वो टूट कर बिखर जाएगी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले की बात सामने आई है, वह भी इस बात को कुछ तोड़ती हुई सी दिख रही है कि यह संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में किस तरीके से संचालित होनी चाहिए। एक और बात सामने आती है कि पिछले 70-75 सालों में क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा परिवार, एक व्यक्ति, यह तीनों स्तरों पर यानी व्यक्ति, परिवार और समाज, यह तीनों स्तरों पर क्या स्थिति बची है? मतलब हम पहले से पुष्ट हुए हैं या हम पहले से स्वस्थ हुए हैं, सभ्य हुए हैं, या टूटे हैं? अगर हम इस पर विचार करें तो यह बात समझ में आती है कि पिछले कुछ वर्षों में यह सभी स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर हुई हैं। व्यक्ति अपने आप में स्वार्थ और हिंसा में डूबता जा रहा है। परिवार टूटन की तो स्थिति जो है सो ही है, घुटन की स्थिति में ज्यादा चला गया है। समाज पूरी तरह से आज आत्मनिर्भर सा कहीं नहीं दिखता है, पूरी तरह से एकदम निष्प्राण और पंगु जैसा बन गया है। ऐसी स्थिति में संविधान सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई जैसी दिखती है। अब प्रश्न एक मेरे सामने और एक प्रश्न पर मैं और चर्चा करना चाहूंगा, हमारे अन्य साथी भी इस पर चर्चा कर सकते हैं कि जो पहली संविधान सभा बनी थी उसका ऑथराइजेशन 1935 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, कैबिनेट मिशन था। हमारा ऑथेंटिकेशन क्या है? हम किस आधार से संविधान पर चर्चा करने के लिए या संवैधानिक विषयों को समझने के लिए ऑथराइज कैसे होते हैं, या हम उस पर किस प्रकार कर सकते हैं? मुझे लगता है इस विषय पर भी हम सभी साथियों को कायदे से विचार करना चाहिए। मेरा मत यह है कि चूंकि समाज ने तैयार किया है, लोक का, विद द पीपुल ऑफ इंडिया की बात है संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात है? विद द पीपुल ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि यह समाज की स्वतः स्फूर्ति से तैयार हुई एक इकाई होनी चाहिए। यह समाज की खुद की आवाज होनी चाहिए जिसको ऑथेंटिकेट खुद समाज करे। मेरी अपनी यह समझ कहती है। मुझे लगता है कि हम सबको इस विषय पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह बात भी ग्रुप में चर्चा के समय मैंने अपनी बात रखी थी कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, मुझे लगता है उतनी ही आसानी से, उतनी ही अच्छी तरीके से हम अपनी बात कह पाएंगे। संविधान सभा एक ऐसी इकाई है जो इस व्यवस्था को सभी तरीके से, सभी प्रकार के संक्रमणों से, सभी प्रकार के संकटों से बचा सकती है। उसका स्वरूप बहुत बड़ा होना चाहिए। अभी यह छोटा सा प्रयास हमारा सिर्फ यह है कि मुनि जी अपने वक्तव्य में कल भी उन्होंने कहा था कि हम लोगों को यह बताना पड़ेगा कि कस्टोडियन को, जो कस्टोडियन कह रहा है कि देश की जनता अभी नाबालिग है, पागल है अथवा बीमार है, हम ना तो नाबालिग हैं, ना पागल हैं, ना बीमार हैं। हाँ, हो सकता है कि हम सुस्त हों या आप पर भरोसा कर रहे हों,
लेकिन हम जागरूक हैं और इन विषयों पर भी हम गंभीरता से सोचते हैं। यह बात पूरे समाज को बताने की आवश्यकता है, पूरे समाज को यह जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथी भी इस विषय पर अपनी बात कह सकते हैं। जी धन्यवाद ज्ञानंद जी जी। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। दिलीप जी कुछ बोल रहे हेलो। हैं। जी बताइए आदरणीय। जी जी मुझे ज्ञानेंद्र जी की बातों ने प्रेरित किया, तो मैं अपनी बात अब रखने की स्थिति में हूँ। मुझे लगता है कि जो चूक पहले हो गई है उस चूक पे हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। गलती मूलतः परिस्थितियों उस समय के लोगों की हुई, हम उनकी नीयत पे, उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहते। लेकिन एक चूक हुई है और वो प्रमाणिक रूप से दिख रही है कि संविधान सभा, चूंकि वास्तविक रूप से जन प्रतिनिधित्व वाली सभा नहीं थी, उसे तो अलग तरीके से विद्वता के या ज्ञान के आधार पे या योग्यता के आधार पे एकत्र किए गए थे वो लोग। और उसके बाद जो है वो संविधान तैयार हुआ। लेकिन चूंकि लंबे समय से गुलामी देखी थी समाज ने, तो उसे एक बड़ा आग्रह था इसके प्रति कि जनता के द्वारा ही सब कुछ चुना हुआ होना चाहिए, और उसमें आम सहमति या सबकी हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। ये जो आग्रह रहा राजनीतिक और सामाजिक रूप से, उसमें लोकतंत्र के नाम पे जो भी व्यवस्था हमारे ऊपर लागू करी है, उसमें आधारभूत तकनीकी चूकें कौन कौन सी हैं उन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक तो यह जान लीजिए, और अपने से अधिसंख्य लोग इसको जानते समझते भी होंगे, कि जो विचारवान, चिंतक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, शोध करने वाला व्यक्ति है, वो नवाचार करता है। और किसी भी नवाचारी से दूसरों का सहमत होना कोई आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। जबकि जनप्रतिनिधित्व पाने के लिए बहुत बड़े समूह को, बहुत सारे व्यक्तियों को संतुष्ट रखने या सहमत करने की कला आनी चाहिए। ये कला बिल्कुल अलग है, और विचारक, चिंतक, शोध करने वाले व्यक्ति के कौशल बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों कौशल एक ही व्यक्ति में हो, यह आज के समय में बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो वर्तमान ढांचा है, उस ढांचे को भी ध्यान में रख के हम अभी एक कल्पना तो कर सकते हैं कि हम अच्छे अच्छे सुयोग्य लोगों की एक जो है बड़ी सी संविधान सभा बना लेंगे। लेकिन उसकी उपयोगिता क्या होगी? बस इतनी होगी कि हम एक वैकल्पिक संपुष्ट संविधान का विचार दे पाए। लेकिन व्यवहारिकता में तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमारे जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत उन्हीं को निहित है जो सांसद चुन के जाते हैं, और वही विधि निर्माण करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। चर्चा में जैसे आदरणीय बजरंग मुनि जी ने और ज्ञानी जी ने और साथियों ने रखा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि केवल छलावे के हैं। वास्तव में वो अपने दल के मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करते हैं। इसलिए वो अपने हित की निर्णय भी कर लेते हैं। और यह भी सही है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों व्यवस्था संचालन के लिए हैं। ये मैनेजर हो सकते हैं जनता के, ये मालिक नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी विधि निर्माण का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दो तीन जरूरी कार्य हैं। एक तरफ तो हमें सुयोग्य लोगों को इस सभा में जोड़ के इसका विस्तार करना चाहिए। लेकिन एक दो बातें और भी हैं। जो संविधान सभा ने पहले कार्य किया, उसके मिनट्स, वहां की कार्रवाइयां जो हुई हैं लंबे समय तक, 2 ढाई साल जो भी गतिविधियां चली, उनकी जानकारी सामान्य हम जैसे लोगों को भी ठीक से नहीं है। तो जो इसके विशेषज्ञ हैं अपने बीच, रामवीर श्रेष्ठ जी हैं और भी जो जानकार हों,
उनके माध्यम से वो जानकारियां भी हमारे बीच में चर्चा में आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी संविधान तैयार हुआ उसमें आधारभूत चूक क्या हुई है और कितने संशोधन इस बीच हुए हैं, और संशोधन होने के पश्चात कितना क्या परिवर्तन कर दिया गया, और वो परिवर्तन कितना जनहितकारी है। जैसे अभी एक जानकारी मिली कि सुभाष कश्यप जी के माध्यम से जो बताया गया कि वो सरकार ऐसा चाहती है कि उसको कितने अधिकार और मिल जाएं। तो ये ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका भी हम लोगों को विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। और अंत में मैं एक और बात कहता हूं, और वो व्यवस्था या तंत्र की जो विकेंद्रीकरण की बात है। मेरी समझ से परिवार सभा यानी 5 सभाओं और 5 संघों में पूरे जो कार्य दायित्व हैं, अधिकार हैं, उनका विकेंद्रीकृत वितरण बहुत जरूरी है। सबसे मूलभूत जो इकाई है समाज की, जैसे हम आप सभी हैं, तो जहां जीते हैं वो परिवार सभा है। तो परिवार जितनी सभाएं हैं, 5 सभाओं में जो सदस्यता होगी वो उसकी सीमा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से उसके सदस्य होंगे। उसके लिए कोई निर्वाचन या कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो सहज रूप से उस सीमा के अंतर्गत आते हैं तो वो सदस्य होंगे। और जितने संघ हैं उनमें सब निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। तो इस दृष्टि से पहली सभा है वो परिवार सभा है, और परिवार का जो मुखिया है वो परिवार संघ का सदस्य बनेगा जाके। फिर परिवार संघ से ग्राम सभा तैयार होती है। ग्राम सभा के बाद जो ग्राम का संघ बनेगा, उसमें हर एक गांव का एक प्रतिनिधि एक मुखिया के तौर पे जाएगा। ऐसे करके जनपद सभा और जनपद संघ, फिर राज्य संघ सभा और राज्य संघ, और फिर राष्ट्र सभा और राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ जो है वो प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके वहां। तो ये पूरी धरती की व्यवस्था को इस तरीके से भी ठीक ढंग से बांटा जा सकता है। और संघ और सभा के मध्य क्योंकि एक ध्यान रखने की जरूरत है, सभाएं चाहे वो राष्ट्र सभा हो चाहे परिवार सभा हो, वो स्वाभाविक रूप से सहज रूप से अपनी सीमा में हैं। उनके पास कर्तव्य भी ज्यादा होंगे और अधिकार भी ज्यादा होंगे। और यहाँ मैं एक बात और भी जरूरी समझता हूं कहना, जितना मुझे दिखता है, मैं जितना अपने विचार से देख पाता हूं, कि सभाएं जो हैं उनमें जब कर्तव्य निहित है स्वाभाविक रूप से, तो उसी के सापेक्ष उनको अधिकार भी होना चाहिए। संघ जितने हैं उनमें प्रतिनिधित्व होता है। हम आप जब भी अभी जैसे बैठे हैं तो हम प्रतिनिधित्व के तौर पे बैठे हैं, हम विचारिक आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो जीना होता है, कर्तव्य करना होता है एक दूसरे के प्रति, वो हमारे न्यूनतम होते हैं। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि कर्तव्य सापेक्ष अधिकार की बात अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें मैंने कह दी। संविधान सभा की आवश्यकता, इस पे जो केंद्रित करके आज का मुद्दा था, उस पे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चूंकि संविधान में इतने संशोधन हुए हैं और संविधान में पहले भी इतनी विसंगतियां हैं कि उनको ठीक करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता नितांत महसूस होती है मेरे जैसे व्यक्ति को। और दूसरा कोई तरीका नहीं है, 2 ही तरीके हैं। क्योंकि जब तक ये वोट के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुनना और उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता होने की व्यवस्था है, तब तक 2 ही हाथ में हमारे तरीके हैं कि एक तो हमें सुयोग्य लोगों को एक मंच पे लाना है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना है, संगठन खड़ा करना है, और दूसरे पे वो जो बातें यहाँ निकल के आती हैं वो आम जनता तक भी जानी चाहिए, ताकि उनका समर्थन भी मिलता रहे। क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है कि हम उनकी जो पहले से जारी व्यवस्था है उसको ऐसे तोड़ पाए। तो इसलिए
दोनों सिरों पे हमें काम करने की जरूरत है। एक तो सुयोग्य लोगों को संविधान सभा से जोड़ना, और फिर संविधान सभा में जो भी बातें हो रही हैं उनका प्रचार प्रसार आम जनता तक जाना। इसी एक माध्यम से हम इस कार्य में सफलता पाएंगे। तो मेरी बात पूरी होती है। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जी, धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी जो है अपनी बात रख सकते हैं, कोई सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। और हमारे साथ देहरादून से भी जो है वो कैलाश सिंह चौहान जी हैं। इनसे मैं देहरादून में मिला था और इनकी समझ काफ़ी अच्छी है। या एक मेरे मित्र हैं प्रवल जी, जुड़े हुए हैं साथ में। तो हम लोग बैठ करके चंडीगढ़ में भी चर्चा करते थे संविधान के ऊपर, इन सब सामाजिक विषयों पर। आप लोगों को भी अगर कुछ बात रखनी है तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। या कोई भी साथी बताएं। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी बताइए आदरणीय। सर ऐसा है कि मैं क्लस्टर एरिया में काम कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, शालीमार बाग में। जी तो वहां पे मेन है लोगों की जानकारी का अभाव। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि लोगों को कुछ भी नहीं पता, एवरीथिंग जीरो। जब मैं जमीन पे उतर के देखता हूं, और मैं यहाँ संविधान सभा में जैसे कि राष्ट्रपति के अधिकार ले लिए गए या इन, और जो वो उनको किताबी ज्ञान दिया जा रहा है वो उन विचारों के किसी काम का नहीं है। बस उनको अपने मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके अलावा उनको ये भी नहीं पता कि हम करें क्या इसका। तो जैसा कि अभी बात चल रही है कि जनता के बीच में पहुंचाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो गांव गांव या जो शहरों के पास जो सेवा बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, उनसे बात करी जाए, समझा जाए। और ये इन सभाओं के साथ साथ जमीन पे इसको साथ साथ उतारा जाए, ये मेरा सुझाव है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मुझे ये दिखाई देता है कि जो वर्तमान में जो विचारक हैं, वो विचारक तो हैं, उनके अंदर वैचारिक क्षमता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। और जो ईमानदार हैं उनके अंदर वैचारिक क्षमता नहीं है। हम्म। ईमानदार ईमानदार लोग ज्यादातर जो हैं वो शरीफ हैं, अपने काम से काम मत रखने वाले। और जो लोग जो हैं समझदार हैं या जिनकी बौद्धिक क्षमता ऊंची है, वो ज्यादातर धूर्त हो गए हैं। तो हमको समझदार भी चाहिए और साथ साथ जो है ईमानदार भी चाहिए। ये समस्या आ रही है। और इसका मैं कारण जो देखता हूं, मैं सिर्फ दो बातें रखूंगा। अभी 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड का स्थापना दिवस था, और एक स्कूल के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था। वहां उत्तराखंड के राज्य मंत्री आए हुए थे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आप मंत्री हैं, क्या कोई मंत्रणा होती है आप लोगों के बीच में? मंत्री शब्द देखेंगे तो मंत्र शब्द से ही निकला हुआ है। तो मैंने कहा आप मंत्री हैं तो क्या मंत्रणा भी करते हैं आपस में बैठ करके? तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए में जवाब दिया, मंत्रणा कुछ नहीं होती है, ऊपर से आला कमान का फैसला आता है, फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने कहा इसका अर्थ आप लोग मंत्री नहीं है। तो ये स्थिति है कि जिनको हम जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, वह दल प्रतिनिधि की स्थिति में भारत में हजारों वर्षों से चिंतन का, मंथन का, या साथ बैठ करके हम लोग शास्त्रार्थ करते थे, वो भी एक तरह का चिंतन था। वो जब परंपरा बंद हो गई तब विचारक निकलना बंद हो गए। अब उस परंपरा को हम लोग जीवित कर रहे हैं कि दोबारा से एक मंच पर कई लोग बैठे और विचार मंथन चिंतन करें। जब विचारकों की टीम खड़ी हो जाएगी तो ये काम और आगे बढ़ जाएगा। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएं। पर बस मैं तो आप लोगों की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, तो और व्यापार करता हूँ एक छोटा सा दिल्ली में। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं, अब जरूरत है सभी को जुड़ने का, जिसको जितना ज्ञान है उस ज्ञान का आदान प्रदान करने का। जी धन्यवाद आदरणीय। मैं अन्य साथियों से भी चाहूंगा कि अन्य साथी भी अपने विचार मुकेश रखें। जी, जी बताइए मुकेश जी। ब्रजेश ब्रजेश जी, मुकेश जी, मैं जी एक बात बताइए। जोड़ना चाहता हूँ बस इसमें। जो मुकेश जी ने समस्या रखी है, एक और अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है जिससे जन जुड़ाव भी होता है और जन के बीच में बात जाती भी है, प्रचार भी होता है, और हम संविधान संशोधन भी करा सकते हैं। और वो है याचिका, जनहित याचिकाओं के माध्यम से जो भी आवश्यक संशोधन कराना है हमें संविधान में, वो एक ऐसा माध्यम है जो सबसे प्रभावी हो सकता है सबसे पहले अभी।
धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। मैं नए साथियों से भी चाहूंगा या अन्य साथी भी जो हैं वो अपना विचार रखें, कुछ सुझाव हो उसको भी रखें, या कोई बात रखनी हो तो रख सकते हैं। अर्पित अनाम भैया कुछ कहेंगे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ अभी। जी जी भाई साहब। धन्यवाद। हेलो। हाँ मोहन जी बाबू बताएं। बताइए आदरणीय। सभी आदरणीय और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का और गंभीर बातों का जानकारी हमारे साथियों के पास है और हमारे साथी साझा भी कर रहे हैं। जो भी साथी अपनी अपनी बातों को कल से आज तक रखे हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और जुड़े हुए जो भी हमारे साथी हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी संस्था से बहुत से साथी हैं जो संविधान पर और जो आज का विषय है कि संविधान का आवश्यकता क्या है, कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं सब। तो उनको से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो अपनी जो ज्ञान की विधा है उसको संस्था के साथ साझा करें। आज की जो चर्चा कल से जो चल रही है संविधान की आवश्यकता पर, कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है, तो हमारी जो संस्था है वो 70 साल से इन विषयों पर चर्चा करते हुए और अमृत तत्व और सार तत्व के रूप में कुछ बातें जो है निकाल कर लाई है। उसमें एक संविधान सभा भी है कि आखिर व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय है। तो उसमें एक संविधान सभा जो है ये बात सामने निकल कर आई है। तो संविधान सभा की आवश्यकता को जब हम देखते हैं तो अगर हम कुछ प्राचीन इतिहास की तरफ नजर उठा करके देखते हैं तो जब राम रावण का युद्ध हुआ तो राम जो थे वो जितने भी उनके संविधान सभा में सभाविद थे, चाहे वाल्मीकि जी हों, विश्वामित्र जी हों, उनकी राय सलाह से वो जब चले तो राम राज्य स्थापित हुआ। लेकिन रावण भी उतना ही विद्वान, शक्तिमान और सबसे संपन्न था, लेकिन उसने अपनी संविधान सभा की बात को नहीं माना और उसका कुल जो है नष्ट हो गया। इसी प्रकार से महाभारत में भी जो है पांडव जो हैं अपने संविधान सभा और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चले तो वो विजयी हुए, और दुर्योधन और महाराज धृतराष्ट्र जो है न भीष्म पितामह का, न गुरु द्रोणाचार्य का, न कृपाचार्य, किसी भी संविधान सभा की बातों को नहीं माना तो उनकी राज्य सत्ता जो है समाप्त हो गई। इसी प्रकार से हम घनानंद को देखते हैं कि जब आचार्य चाणक्य ने उनको अपनी
सभा के माध्यम से उनको जब ज्ञानोचित बात कहने को कहा और नहीं माना, और एक चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन के रूप में तैयार किए और उनकी सत्ता जो है समाप्त हो गई, और जो संविधान सभा की तरह बात माना उसकी सत्ता स्थापित हुई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब तक ये कांग्रेस की संस्था चली तो आजादी तक पाया, और पा करके जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो एक ग्रुप था, जिन्होंने अपने को पूर्ण समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से त्याग तपस्या और जिन्होंने बलिदान दिया था, वो संविधान सभा में शामिल हुए और 284 संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से संविधान एक बनी। उस समय के स्थिति परिस्थिति के अनुसार से जैसा भी बना, उस हिसाब से हमारी सरकार जो है, जो सत्ता में आई कांग्रेस के नाम पर, वो सरकार को आगे चलाया। जबकि कांग्रेस एक संविधान सभा था, और उस समय ये हुआ कि कांग्रेस को विलुप्त कर देना है, कांग्रेस को नहीं रखना है, राजनीतिक दल अपना कोई दूसरा नाम से पार्टी बनाना। लेकिन जो सत्ता में आए और सत्ता के आने के बाद में स्वराज्य को लाना था, लेकिन जब संविधान सभा जो कांग्रेस थी उसको भंग कर दिया, और जब 1952 में जब इलेक्शन हुआ, चुनाव के माध्यम से सत्ता बनी, सरकार बनी, तो उसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हैं, त्याग तपस्या जो बलिदानी थे, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़े, न उनको टिकट दिया गया, वो बहुत से एक किनारे छटके रह गए। और इसमें कुछ जो हैं, आपको चाहे सरदार पटेल हो या आपको मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये जो है सो सत्ता में आ गए, और ये जो है सांसद बनी, और यहाँ पर जो है नियंत्रण करने वाली जो शक्ति थी वो विलुप्त हो गई। तो जिस प्रकार से लंबे समय तक चलने के बाद अगर कोई एक बहुत बड़ा वृक्ष बना है और उसको जड़ काटते जाइएगा तो सूख ही जाएगा, तो उसी प्रकार से जो संविधान सभा ने संविधान बनाया था, उस संविधान में जो भी सत्ता में आए वो 1947 से 1992-93 तक आते आते पूरा कर्ज में डूब गए, आर्थिक रूप से सरकार गुलाम हो गया, पूरा विश्व में कोई इसे कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, और इन्होंने कई प्रकार की स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किया। जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, गरीब अमीर, भाषा के नाम पर लड़ाने का प्रयास किया। एकता के सूत्र को जो हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र दिया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया।
और स्थिति बद से बदतर हो गई। अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई। विदेशों से जो ने भी आक्रमण किया उसने भूमि को हमारा कब्जा कर लिया। कई प्रकार की विकृतियां आई और हमारी जो संस्था है इन सब चीजों को 1955 से ही श्रद्धेय बजरंग मुनि जब इनकी उम्र 15-16 साल की थी। शॉर्ट में मोहन बाबू। अच्छा ठीक है। तो इसको इन्होंने समझा और संविधान की आवश्यकता का जो है जरूरत पड़ी, तो सब मिला के संविधान की आवश्यकता का बस यही समझिए कि अगर बिना ब्रेक का गाड़ी रहेगा तो एक्सीडेंट होगा ही, चाहे वो कितना संभल करके चले, लेकिन कुछ दूरी पर जाने पर उसको घाट मिलेगा, चढ़ाई मिलेगा, उतराई मिलेगा और उसमें उसका एक्सीडेंट होना ही है। तो इसीलिए संविधान सभा का होना बहुत जरूरी है। और जहां तक इसके कार्यक्रम के बारे में है तो मैं समझता हूं कि जो आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग वो तो संभव नहीं है, लेकिन हमें संविधान में जो विकृतियां पहले आई हैं और जो संविधान सभा ने संविधान को बनाया है और उस समय की देश काल परिस्थिति में और आज की जो देश काल की परिस्थिति है इसमें जो परिवर्तन होना चाहिए उसकी चर्चा हम लोग करें। और जो आज की समस्या है उसकी चर्चा करके और उसका कुछ एक मार्गदर्शन या एडवाइस जो है वो जो अभी चाहे राज्य में विधायक हैं या लोकसभा में सांसद हैं या कोई भी ऐसे पद पर आश्रित हैं जो हमारी जो संस्था है उसकी कुछ जो है उनके दिमाग में बात है तो उनके तक जो है हम लोग जो चिंतन करें वो किसी न किसी माध्यम से उनके पास में पहुंचे कि एक हथौड़ी का जो नोक है उनके दिमाग में हो कि ताकि वो जो है शीर्षस्थ संस्था में उस बात की चर्चा हो जिससे कि कुछ जो है जो आज की संविधान बना हुआ है उसमें संशोधन हो ताकि हम लोग का बात जो है कुछ कहीं कहीं जिनके पास पावर है उनके दिमाग में भी आए जो कि राष्ट्रहित या जनहित की बात को सोचते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम दूंगा। हमारे और साथी हैं, नए नए साथी हैं और इसकी बहुत गंभीर जानकारी रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को रखें ताकि सब लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। देखिए कल इस विषय पर हम लोगों की 1 घंटे 10 मिनट चर्चा चली थी, आज भी लगभग 1 घंटे 10 मिनट चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी कई साथियों की बात रह गई है। तो मैं चाहूंगा जैसे हमारे साथी राजपाल जी जुड़े हुए हैं या हमारे साथ मुकेश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, राकेश जी हैं, अभी श्रीकांत जी की बात नहीं है, ये आचार्य जी हैं, बबलू केसरवानी जी, कई लोग हैं जिनकी बात रह गई है। तो मैं आग्रह करूंगा अगर आप लोगों को कुछ विचार रखना है, बात रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, या प्रतिदिन जो हमारी चर्चा रखते हैं विपुल जी वो भी जुड़ गए हैं, तो विपुल जी अगर कुछ रखना चाहें, इसमें ऐड करना चाहें, सुझाव देना चाहें तो आप भी रखें। बताइए और लोग कोई कुछ नए लोग अब कुछ बताओ ना। राजपाल जी कोई बात कहना चाहें क्योंकि राजपाल जी तो अनुभवी है इस सब विषय में। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए।
सर एक प्रॉब्लम और आ रही है, जब मैं जमीन पे उतर के काम कर रहा हूँ, जितनी मुझे समझ है लोगों को समझाने की, तो इसकी जो संविधान की जो लिखित भाषा है, उस भाषा को समझना भी आजकल के बच्चों को नहीं आ रहा है। अगर हम इस भाषा को, मतलब कि जो आजकल का जो यूथ की भाषा है, कुछ उस पे भी अगर हम वर्क करें तो शायद संविधान को समझने और समझाने में आसानी रहेगा उन लोगों को। ठीक है, और बताइए। इसी विषय में मैंने थोड़ी सी, मतलब कि जो मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं जब जमीन पे उतर रहा हूं तो ये बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। उन्हें, आपने सही कहा कि कानून और संविधान के बारे में उनको, मतलब कि उनको नहीं पता, तो इन लोगों को तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये जी भाषा पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, आगे जब बैठेंगे इन सब ठीक है विषयों सर, पर करेंगे ही, ठीक है, पूरा ठीक है, विस्तृत चर्चा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। करेंगे हम लोग बाकी चर्चा। बाकी साथी बताएं। कुछ राकेश जी कुछ कहना हो बताइए। तो सभी साथियों को नमस्कार। बाबा, मैं कल बता चुका था, और ठीक अभी है, जैसे मुकेश भाई बोले कि भाषा संबंधित, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम संविधान सभा बनाने के पहले, मतलब जो बन चुका है उसमें जो क्रिटिकल चीजें हैं, और उस पे क्रमवार बिंदु से ढंग से रखेंगे, और उसी बहाने जो पुरानी संविधान सभा है उसकी बात भी रखेंगे। इस ढंग से हम अपनी संविधान सभा में क्या कमी रह गई है और क्या जरूरत आन पड़ी है, उन सब चीजों को देखे समझेंगे। ठीक है तो ना। मैंने जो अपनी बात समाप्त कर ली। प्रवाल कुमार जी कुछ अगर कहना हो तो। जी प्रबल जी, अगर आपको कुछ कहना है तो बताइए। देखिए, मैं आपको एक ये बता दूं कि बहुत ही प्लान्ड वे में ये षड्यंत्र किया गया है। लोकतंत्र में 5 उसके आधार माने गए हैं। सबसे ऊपर लोक, लोक ने बनाया एक संविधान, और संविधान के नीचे हुआ तंत्र, तंत्र के नीचे है कानून, और कानून के नीचे है व्यक्ति। 140 करोड़ व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से शासित हैं, और तंत्र शासक है उनका। भारत का प्रत्येक नागरिक शासित है, और पूरा तंत्र शासक है। लेकिन जब ये 140 करोड़ लोग समूह के रूप में होते हैं, समाज जिसको हम कहते हैं लोक या समाज, तब वो होता है मालिक। तो समाज का तंत्र समाज का मैनेजर है, और व्यक्ति का शासक है। इन लोगों ने समाज रूपी इकाई को अमान्य कर दिया, समाप्त ही कर दिया पूरा। समाज नाम की कोई इकाई अब नहीं है, और ये व्यक्ति के शासक हो गए। अब लोक बनाता था संविधान, कि ये संविधान बनाने लग गए। परिभाषा आपको हम बता दें, तानाशाही और लोकतंत्र के बीच क्या फर्क होता है, तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। तानाशाही में तंत्र का या शासक का संविधान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तानाशाही की परिभाषा है शासक का संविधान,
और लोकतंत्र की परिभाषा है संविधान का शासन। लोकतंत्र में संविधान से शासन चलता है और तानाशाही में शासन के मन माफिक संविधान चलता है। तो वर्तमान समय में तंत्र नियंत्रित संविधान है, संविधान नियंत्रित तंत्र नहीं है। और इसलिए संविधान का शासन नहीं माना जाता है। यहाँ शासक माना जा रहा है कार्यपालिका को, प्रधानमंत्री शासक है। ये अंतर हो गया। तो ये जो अंतर है, अब एक बात और इन लोगों ने घपला किया है, वो आपको और बता दें। हमारे राजनेताओं ने वोट को, वोट माने मत, मत को कह दिया दान। मतदान नहीं है, मत संग्रह है ये। लेकिन इन लोगों ने पूरा फेमस कर दिया कि ये मतदान है। जब हम अपना मतदान कर दिए तो दान कर दिए, तो हमारा उसमें कुछ है ही नहीं। जब हम अपनी किसी को अगर अमानत देंगे, वोट अगर हम अमानत दे रहे हैं, तब ना हमारा उस पर कोई अधिकार होगा। तो इन्होंने कह दिया उसको मतदान, सारा अधिकार उनका हो गया। आपको ये बताया कि संविधान के मुताबिक प्रारंभ में जब संविधान सभा थी, शुरू में संविधान बना, कोई भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। उस समय कोई नहीं चुनाव लड़ सकता था, क्योंकि चुनाव लड़ने का उसको अधिकार ही नहीं है। वो तो हमारा प्रतिनिधि है। तो चुनाव लड़ने के लिए जब हम किसी का नाम प्रपोज करेंगे, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जब हम उसका नाम देंगे तब वो उस पर स्वीकृति देता है। उसका तो अधिकार ही नहीं है चुनाव लड़ने का। कोई आदमी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक कि लोक समाज उसका नाम प्रस्तावित न करे। तो वो हमारा, अब वर्तमान समय में ये मतदान करके इन लोगों ने इसका अर्थ बिगाड़ दिया है। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया। और कोई बात हो तो और बताइए। कोई प्रश्न भी किसी का हो तो बताइएगा, सुझाव हो, प्रश्न हो, कोई भी। प्रबल जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, बताइए। हाँ, कबीरा बाबा आप कुछ कर रहे हैं, बोलिए ना। जी बताइए बाबा। प्रभु जी, सभी को सादर नमन प्रणाम। और मुझे कहना था कि संविधान की आवश्यकता पर बात हुई, तो संविधान एक वर्तमान में संविधान जो लागू है उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियां, या हम क्यों ऐसा चाहते हैं। तो जहां तक ये है कि हमने लिखा अभी ग्रुप पर कि समाज की जितनी उपेक्षा हो रही है, समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है सरकार द्वारा, तो इस बात को, और हमारे परिवार टूट रहे हैं, तो हम अगर परिवारवादी समाजवादी लोग हैं जो हम से मानते हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए एक प्रकार से इस अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। संविधान
उस समय किसी को नहीं पता था जब उसकी रचना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। जिन लोगों को आजादी देने की बात थी, कि जिनको मार के भगाना था, उन्हीं के नियंत्रण में ही इस संविधान की रचना हुई, और संविधान समाज के लिए नहीं। अभी लोग ये चर्चा में उठ करके आया कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये पता नहीं, लोगों को वो पता नहीं, संविधान में लिखा क्या है ये पता नहीं। ये संविधान वर्तमान में कुछ ऐसा हो चुका है कि जैसे कुछ अंधों ने हाथी के विषय में पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो जिसने पैर पकड़े उसने कहा केले जैसा है, किसी ने कान छू करके देखे तो बोले सूप जैसा है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि हम अनभिज्ञ हैं, और उस संविधान की जय जयकार बार बार हम करते जा रहे हैं। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि जब लोगों को वो चीज को पता ही नहीं, तो हम उनको अंधविश्वासी क्यों ना कहें। जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है बार बार, जो लोग बोल लेते हैं, जो प्रचार कर लेते हैं, जो पब्लिसिटी में हैं, वो ये बात कहते रहते हैं बार बार कि ये लोग अंधविश्वासी हैं। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये लोग खुद अंधविश्वासी हैं। पढ़ लिख करके भी इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, और उस संविधान में के निर्माण में उसके प्राविधानों को जानने की सब व्यक्तियों को जरूरत है, क्योंकि संविधान हमारी रोटी, रोटी का वजन, रोटी की संख्या और रोटी का मूल्य तय करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम उसके विषय में जाने। हो सकता है कि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं रहे हों, बहुत कम लोग रहे हैं, और उन लोगों ने एक संविधान रचा, लेकिन आज पूरा देश पढ़ा लिखा है। ये चीज के लिए सरकार भी कहती है कि हाँ, लोग पढ़ लिख गए हैं। तो जब लोग पढ़ लिख गए हैं, तो पढ़े लिखे लोग उन चीजों को समझने लगे हैं, तो अपने दायित्व का, उस लोकतंत्र की परिभाषा को समझें, और अपने अनुरूप, अपने कल्याण के लिए उस संविधान के निर्माण के और उसकी दूरताओं को समझने, विषमताओं को दूर करने का कार्य करें, आगे आए। इस बात का प्रचार भी होना चाहिए, और आवश्यकता उनको, इसके लिए मैंने जो जरूरी समझा वो ये था कि एक संविधान कथा का वाचन हो, यात्रा निकले, और ये सब बातें उन लोगों तक कही जाएं, उन लोगों तक बताई जाएं, उन लोगों में सहमति बनती जाए साथ साथ में कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों आवश्यकता है। एक जनमत तैयार हुए बिना हम कुछ भी करें तो वो भविष्य में किस काम आएगा, जब तक उसको वो लोग ही नहीं मानेंगे। हमें साथ में एक जनमत तैयार करना ही होगा। कुछ ऐसा ही हमारा विचार था। ठीक है। और देखिए, एक काम तो ये करिए सब लोग कि धीरे धीरे हम लोग अपनी विधानसभा की संख्या 2-4 महीने में 100 कर ले। अभी हमको 50 बताए हैं ज्ञानेंद्र जी कि 50 लोग इसमें हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 2-4 महीने में इस संख्या को अगर 100 कर लेंगे तो हम लोग आगे की गतिविधियां हम लोगों की मजबूत हो जाएंगी। एक माने रिकॉग्निशन मिल जाएगा हम लोगों को, इस तरह बढ़ने का एक आधार बन जाएगा आगे। इस पर भी सब लोग सोचिएगा, एक एक दो दो चार चार लोग संविधान सभा से जुड़े। अरे साल में एक बार भी जो जुड़ जाएगा उसको हम लोग सदस्य मान लेंगे। साल में 4 बार हम लोग बैठेंगे, लेकिन एक बार भी अगर जुड़ा रहेगा तो मान लेंगे कि यार ठीक है भाई, आप जुड़े हुए। ऑन रिकॉर्ड इसी तरीके से सोच रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि संविधान सभा अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है, अभी तक हम लोगों ने ये नियम सोचा है कि अगली मीटिंग में, अगले 4-3 महीने के बाद जब बैठक होगी, तब उस प्रस्ताव को उसमें स्वीकृत कराया जाएगा। तब उस प्रस्ताव को हम मानेंगे
जो प्रस्ताव आज पारित किया गया, अगर कोई संविधान संबंधी प्रस्ताव, तो उसकी स्वीकृति अगली मीटिंग में भी होगी। ये जरूरी रखा जा रहा है। ये 2 बात मैं आपको बता दिया। अब चलिए आगे, कोई बात और पूछना हो, कहना हो तो बताइए। कोई भी साथी बताएं। कोई खुल करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ बताइए। मुनि जी, हम देख रहे थे कि जो हम लोगों ने संविधान सभा बनाए हैं, इसमें हम लोगों का वर्क क्या पुराने संविधान के विवेचना पर सीमित रहेगा, या हम लोग अलग से संविधान इस पर चर्चा करेंगे? नहीं, दूसरी बात मैं देख रहा था जो अभी हम लोग वर्तमान संविधान में क्या खामियां हैं, और अगर उस खामी को दूर करना है तो उस खामी के बदले में हम क्या उसमें संशोधन करने की सोच रहे हैं। बस, नया संविधान नहीं बना रहे हैं हम लोग। केवल वर्तमान संविधान में अगर कोई क्लॉज ठीक नहीं है तो उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, इस पर हम लोग बहस करेंगे। जी मुनि जी, मेरा मानना ये था कि हाँ, हम लोग मिल करके एक जो अभी कमेटी का है या जो संविधान सभा बना रहे हैं, तो हम लोग एक चर्चा करके आखिर जो संविधान सभा बनेगी जो देशव्यापी, वो तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, हमें तो उनसे ही निवेदन करने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके पास पावर है इस पर ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पर जब हम लोगों की संख्या हो जाएगी, पर्याप्त हो जाएगी, तो विचार करेंगे क्या करना चाहिए। सब लोग बैठ करके संविधान सभा के लोग जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। अच्छा, एक बात और हमारा मेरा पर्सनली मानना था, हमारे कई अपने अभी पैनलिस्ट जो बताए कि बहुतों ने संविधान पढ़ना चाहिए, पर अभी क्या है कि शायद उपलब्ध हो, मगर मेरे संज्ञान में मूल संविधान तो उपलब्ध जनरली नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। तो हम लोग को अन्यत्र माध्यमों से पहले तो उसका स्टडी करना चाहिए, जिससे उसकी कमियों भी आम लोगों को, मतलब हम लोगों को पता चल सके। हमें हो सकता है कुछ को पता हो, और हमें लगता है कि अधिकांश को जानकारी इस चीज की नहीं है। वैसे तो पहले आपको तो हम हम लोग उस बता चीज का, दें, जी हाँ, वैसे आपको ये जानकारी दे दें कि हम लोगों ने 1993 में संविधान का हिंदी संस्करण तैयार कराया था, वर्तमान संविधान का। जी और हम लोगों ने देश भर में 10-10 रुपये में उसको बिक्री किया था, संविधान। मुझे कई वो तो मेरे हजार, पास आया था उस वक्त, हाँ, मुझे कम वो से वाला उस कम, वक्त मेरे पास आया था। हाँ, उसमें हिंदी की कॉपी छपवा करके और हम लोगों ने 10-20 हजार संविधान उस समय लोगों को दिया था। उस समय में 93 से 99 तक, 5-6 वर्षों में। अब संविधान अब तो उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी एक प्रश्न है बाबा। बताएं अपना प्रश्न। प्रश्न ये है बाबा कि हम जब भी किसी संविधान के किसी अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसमें कुछ खामी होगी, उसको लेकर के समाज में जाएंगे, तो उसका प्रबंधन कैसे होगा? उसका प्रबंधन आप लोग जब बैठिएगा तब करिएगा, सोचिएगा। जी जी जी, मैं मैं काहे को बताऊंगा इस बात को। जी जी बाबा। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला अगर ये कहे कि अगर हमको पेट में दर्द उठे तो आप जगा दीजिएगा, अरे तो हम क्या जगाएंगे, तो खुद ही चिल्लाएगी, तो हमको जगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग खुद हमको सुझाव देंगे, हम काहे को सुझाव देंगे इस बारे में। जी जी बाबा।
एक बार आप जहां अपने को जिम्मेदार समझने लग जाएंगे कि हम लोग कुछ जिम्मेदार लोग हैं, अपने आप रास्ता निकलने लग जाएगा। जी बाबा। मेरा एक राजपाल डॉट और मेरा एक डॉट और था मुनि जी और विजय साई जी से भी, दोनों जन से, हाँ कि क्या शायद हमें ऐसे जानकारी मिली थी कि संविधान का जो कॉपी है उसके निकालने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, या आम किसी को भी मिल सकता है, नागरिक को? नहीं नहीं, मिल जाएगा आपको, अगर चाहिए तो राकेश जी से संपर्क करिए, जी। मिल जाएगी। आपको आपको कंप्यूटर पर कभी भी मिल जाएगा तुरंत। जी जी जी। हिंदी कॉपी अलग से मिल जाएगी और अंग्रेजी अलग से मिल जाएगी। नहीं, ऑनलाइन तो दिखता है मुनि जी, मगर हमें विश्वास नहीं कि ऑनलाइन में जो कॉपी है वो रियल कॉपी है या फेक कॉपी है। ये ओरिजिनल मिल जाएगी आपको। ओरिजिनल मिल जाएगी ना? चलिए। जी। राजपाल मिश्रा जी, भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? राजपाल जी अब हैं कि चले गए पता नहीं है। जुड़े हैं बाबा। अच्छा, शायद वो अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑन हो नहीं गया है, अब बोलिए। हमको नहीं दिख रहा है लेकिन। ऑन हुआ। जी हाँ बताइए भैया, आदरणीय। आप बोलिए ना, बताइए। आपकी आवाज आ गई। तो नमस्कार। आपको कुछ आपको नहीं कहना है कुछ? हम तो यही कह रहे हैं कि नए संविधान की बात जो हो रही है, तो जो लोग जुटेंगे जुट संविधान सभा के लिए, तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि संविधान जो सभा बन रही है आखिर उसकी आवश्यकता क्या है। लोगों का जन जागरण तो इस पे किया जाना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्यों है और क्या है आवश्यकता। ठीक तो तो है। अगर इस तरीके से बात हम लोग जनमानस के बीच ले जाते हैं तो लोगों के अंदर भी रुचि जगेगी, आखिर ये चर्चाएं चल क्यों रही हैं। जैसे अभी संविधान बदलने की बात आई थी तो उससे दुष्प्रभाव पड़ा लोगों पर, लेकिन हम एक नए संविधान की बात जब करते हैं तो वह संविधान की आवश्यकता क्यों है जनमानस को, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और हो सके तो जो कोई अच्छा वक्ता हो तो उसको यूट्यूब में भी डालना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों है समाज को। एक बात ये बता दे, हम लोग अभी कोई नया संविधान बना नहीं रहे हैं। हाँ ये तो संविधान सभा जब हम लोग की बनेगी तो वो हाँ सोचेंगे कि नया बनाना है कि वर्तमान में संशोधन करना है, या सरकार से प्रस्ताव करना है कि कोर्ट में जाना है कि क्या करना है, वो कमेटी फिर बनाएगी। इसकी आवश्यकता अभी तो क्यों हम है ये लोग, जनता के बीच जाना चाहिए, हाँ उसकी जाना आवश्यकता चाहिए, क्यों है। एकदम आपसे सहमत हैं हम। तो बस अब इतना ही आप कहना, बस ब्रजेश इतना जी ही आप कहना। पूछ लीजिए, नहीं तो समाप्त भी कर सकते जी हैं। जी राजपाल जी, इस विषय पर कल चर्चा हुई थी हमारी, संविधान सभा की आवश्यकता। अगली बैठक तो आपको वही होगी ना, फरवरी में? जी बाबा जी, फरवरी में होगी और समूह में सबको सूचना दे दी जाएगी। हाँ ज्ञानेंद्र जी, अगर कोई बात है तो बताएं, अन्यथा हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। या किसी साथी को कोई बात रखनी है, प्रश्न है, तो 2-4 मिनट में अपनी बात रख लें, अन्यथा हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। एक सूचना ये है कि ये जो 3 वीडियो बना है, कल 2 टुकड़ों में बना था। 40 मिनट का एक वीडियो था, 40 मिनट का फिर एक वीडियो था, और ये वीडियो, ये सारा वीडियो और टेक्स्ट 1-2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जिन्होंने भी अपनी बात कही है उनके नाम के साथ वहां लिखा रहेगा। उस पर वह अपनी आपत्तियां या अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और भी बात वहां जोड़ सकते हैं। एक ये सूचना भर थी, बाकी लोग अपनी बात कहें। ठीक है, वेबसाइट अभी बना नहीं है ना आपका? वेबसाइट बाबा बना है। वेबसाइट पर ये सारा वीडियो और जो लोगों ने बोला है वो सारा टेक्स्ट के रूप में वहां लिख दिया जाएगा। बना लीजिएगा। जी ठीक है। ज्ञानेंद्र जी मेरा एक प्रश्न था। ये इतने महत्वपूर्ण विषयों को आप उठा रहे हैं और चर्चाएं जिस तरह हुई हैं उससे ये भी लगता है कि अभी हमें बहुत ज्यादा लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। और अगर ये बैठकें 3-3 महीने में होंगी तो इस बीच तो ये चर्चा भी लोग भूल गए होंगे कि पहली मीटिंग में क्या क्या हुआ था।
तो इसे चाहे अगर आप ये जूम मीटिंग नहीं करते हैं तो ग्रुप पे चर्चाएं चालू रखें, मतलब ये चर्चा जो आज चली है ये सघनता से चलती रहे, और कम से कम महीने में एक बैठक जूम मीटिंग तो होना कोई कठिन नहीं है। तो आप जरा इस पे पुनर्विचार करिए, जो 3 माह की बात कही गई ये एक थोड़ी सी शिथिलता लाएगी कार्य में। दिलीप जी, आप जो बोले हैं दिलीप जी ना, ये फरवरी में बैठ करके तय हो जाएगा। सब लोग जब बैठेंगे तो तय कर लेंगे कि हर महीने में रखना है कि 2 महीने में रखना है कि 3 महीने में। अभी फिलहाल हम लोगों ने 3 महीने का रखा है, लेकिन आगे अगर बैठ करके तय कर लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की संख्या हो जाए तो सारे नियम बन जाएंगे। कोई बात, संजय तिवारी जी को कुछ पूछना है क्या? आपकी आवाज कट रही है संजय जी। नहीं समझ से कुछ चीजें इसमें मैं बताना चाह रहा था कि जैसे 3 महीने की बैठक के बजाय अगर रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे को कोई शोध या कोई विषय रखना है तो साइट पे वो अपनी सारी जानकारी निरंतर अपनी एक्टिविटी अपलोड कर सकता है, जिससे टच में बनेगा। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। शायद मुनीष तिवारी जी ये शायद तिवारी जी ये मैं कहना चाह रहे हो कि जिन्हें चर्चा में लेना हो वो संविधान वेबसाइट पर जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं या कोई सुझाव जी उसमें दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। यही बात। वैसे हम लोग चर्चा करते रहेंगे समूह में भी, और सुझाव भी आते रहेंगे। एक प्रारूप बन जाएगा। अभी समय चाहिए, अभी तो पहली बैठक हुई है हमारी, समय लगेगा। धीरे 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 आपस में बैठ के हम लोग चर्चा कर लेंगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। 2-3 महीने का समय भी है, तब तक उस चर्चा के बीच में भी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है आज की चर्चा में और कल की चर्चा में देखा जाए तो लगभग सबकी बात आ चुकी है, और कोई बात नहीं रख रहा है तो फिर हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, 9:40 हो गया है। फिर इस पर आगे हम लोग चर्चा ठीक, करते रहेंगे। हमारी धन्यवाद अस्थायी सभी को, नमस्कार। जी, सभी ठीक, भाइयों धन्यवाद। को नमस्कार।